बच्चों लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना शुरू किया था। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल और इक्वेशन ऑफ लाइन को थोड़ा सा डिस्कस किया था बच्चों। 4 फॉर्म आपको सिखाए थे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन के। अरे भूल गए? जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर थे तो उनमें कंडीशन निकाले थे ना, तो वो जो कंडीशन आए थे वो बेसिकली क्या थे? वो इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो थे सब। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। भाई स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन कैसा होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको बच्चों डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करना क्या है रे? सिंपली जो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता था कार्टेशियन फॉर्म में, उसी को हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो भाई लाइन का इक्वेशन क्या हुआ करता था? हमने सीखा हुआ है जी इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस तरीके का होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह मैं यहां के लिख रहा हूं फिलहाल। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। ऐसा बच्चों लाइन का जनरल इक्वेशन हुआ करता है कार्टेशियन फॉर्म में। अब इसको मुझे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है भाई। मतलब कि हमें जेड लाना है, तो जेड होता है बच्चों क्या? एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है बच्चों, सो जेड कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। यहां से मैं x का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। x का वैल्यू क्या आएगा? z प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2। और बच्चों y का वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूं, z माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा। ये बच्चों x और y के वैल्यू होंगे। अब सिंपली करना क्या, ये x और y के वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा इक्वेशन। क्या बना रहे? a इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2। समझ रहे हो ना भाई? ये x का वैल्यू यहां पुट कर दिया, प्लस b इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा प्लस k इज इक्वल टू 0। अब भाई बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या बनेगा भाई? a इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। बच्चों ये 1 अपॉन आयोटा यहां लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो ये ऐसा बन जाएगा माइनस बी इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट आयोटा और प्लस 2 के। एलसीएम भी ले लिया भाई। अब बच्चों इसमें क्या करिएगा आप, जेड वाले टर्म एक साथ कर लो, जेड कॉन्जुगेट वाले एक साथ कर लो। तो बच्चों जेड के साथ मुझे दिखाई दे रहा है a माइनस आयोटा बी। अरे यहां से आएगा, आयोटा बी यहां से आएगा, प्लस जेड कॉन्जुगेट के साथ देखता हूं तो ये a प्लस आयोटा बी आएगा, है ना भी? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2k इज इक्वल टू 0। बच्चों a प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको मैं कुछ लेट कर लेता हूं। सो मैं a प्लस आयोटा बी को छोटा a लेट कर लेता हूं। तो ये वाला टर्म क्या बन गया? ये बन गया a कॉन्जुगेट। तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा, a कॉन्जुगेट z प्लस a z कॉन्जुगेट, और इस 2k को मैं b मान लेता हूं, प्लस b इक्वल्स टू 0। ये बच्चों आ गया है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखो बच्चों, a क्या है? a एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और b क्या है बच्चों? b एक रियल नंबर है, और z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर है, वो वेरिएबल है, और a कांस्टेंट है बच्चों। तो बच्चों ये आ गया है अपना लाइन का जनरल इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। याद रखिएगा, a कॉन्जुगेट z प्लस a z कॉन्जुगेट प्लस b इक्वल्स टू 0। ये होता है जी लाइन का जनरल इक्वेशन। अब बच्चों क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा? भाई स्लोप का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, जो हमारा लाइन गिवन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, उसका स्लोप होगा माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी। बच्चों ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर ए के इक्वल है, तो यहां से ए का वैल्यू हो जाएगा भाई, ये छोटे वाले मतलब बड़े वाले ए का वैल्यू
ए प्लस ए कॉन्जुगेट अपॉन 2, तो माइनस टाइम्स ए प्लस ए कॉन्जुगेट अपॉन 2। और बच्चों b क्या हो जाएगा, b इमेजिनरी पार्ट है इसका, तो ये होएगा a माइनस ए कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा। तो भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जी, माइनस आयोटा टाइम्स a प्लस ए कॉन्जुगेट अपॉन a माइनस ए कॉन्जुगेट। ये बच्चों आ गया है स्लोप, ये वाली लाइन का स्लोप ये बच्चों आ गया है। अब बच्चों जब भी हम स्लोप निकाला करते हैं उसके साथ साथ इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो आप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट और निकाल लेता हूं जी, इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट बच्चों निकालने हैं। तो पहले एक्स एक्सेस वाला लिख रहा हूं जी बच्चों, जो लाइन है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, उसका एक्स एक्सेस पे इंटरसेप्ट हुआ करता है माइनस के अपॉन ए। अब बच्चों यहां के का वैल्यू क्या है, हमने 2k को b पुट किया है, सो k का वैल्यू तो b अपॉन 2 हो गया, k का वैल्यू b अपॉन 2 और a का वैल्यू a प्लस ए कॉन्जुगेट अपॉन 2, तो ये आ गया माइनस b अपॉन a प्लस ए कॉन्जुगेट। ये बच्चों आ गया अपना x इंटरसेप्ट। ऐसे मैं y इंटरसेप्ट निकालूंगा तो भाई y इंटरसेप्ट क्या होगा, ये होगा माइनस के अपॉन बी, और इसमें भी ऐसे वैल्यू रख दूंगा, b का ये वाला वैल्यू रख दूंगा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा के साथ b अपॉन a माइनस ए कॉन्जुगेट। ऐसे बच्चों आ जाएगा। तो ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बच्चे आ गए हैं। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई आपको यहां कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वेशंस पे ध्यान देना है। ये जो बाकी सारी इसकी एप्लीकेशन वाली चीजें हैं इनको बहुत ज्यादा याद करने की कोई जरूरत है नहीं। यदि इनसे कोई क्वेश्चन आए तो घबराना कहेगा, आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लिख देंगे, लिखते ही ये कार्टेशियन फॉर्म में चला जाएगा और फिर सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले काम आ जाएंगे जो आपको ऑलरेडी याद है ही। आइए थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं, वैसे जितना कर लिया ये भी सफिशिएंट है। अब हम बात कर रहे हैं यदि दो लाइंस हैं बच्चों, वो आपस में पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होगा, परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होगा बच्चों। क्या कह रहे हैं भी, इफ लाइंस ए जेड कॉन्जुगेट, या A1 कह लेता हूं, A1 जेड कॉन्जुगेट प्लस A1 कॉन्जुगेट जेड प्लस B1 इज इक्वल टू 0 एंड A2 z कॉन्जुगेट प्लस A2 कॉन्जुगेट z प्लस B2 इक्वल्स टू 0 R। पहला कंडीशन, पहले कंडीशन में पैरेलल लिखता हूं, R पैरेलल। देन यदि पैरेलल हुए तो क्या होगा भी, भाई पैरेलल हुए तो जो इनके स्लोप होंगे क्या होंगे, इनके जो स्लोप होंगे वो इक्वल होंगे, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल बच्चों आएंगे। अब भाई स्लोप का फॉर्मूला तो आपने याद किया है, स्लोप का फॉर्मूला वही था अपना माइनस आयोटा इंटू ए, पहले इस वाली का लिख रहा हूं, A1 प्लस A1 कॉन्जुगेट अपॉन A1 माइनस A1 कॉन्जुगेट। और जो दूसरे वाले का स्लोप क्या होगा, बस A1 की जगह A2 तो लिखना है, माइनस आयोटा इंटू A2 प्लस A2 कॉन्जुगेट अपॉन A2 माइनस A2 कॉन्जुगेट। भाई माइनस आयोटा तो कैंसिल कर लो, तो उसके बाद क्या बचा है, ये ऐसे कुछ बचा जी, A1 प्लस A1 कॉन्जुगेट अपॉन A1 माइनस A1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A2 प्लस A2 कॉन्जुगेट अपॉन A2 माइनस A2 कॉन्जुगेट। अब देखो जी, जब भी ऐसा सीन कहीं बन जाता है हमारे सामने, तो मतलब ऊपर प्लस में नीचे माइनस में लिखा है, तो हम लोग क्या यूज किया करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो यहां कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज कर दो भाई। एक बार दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 2A1, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करोगे तो 2A1 कॉन्जुगेट, सेम राइट हैंड साइड में भी 2A2 अपॉन 2A2 कॉन्जुगेट। तो कैसे लिखा जा सकता है इसको भी,
A1 अपॉन A1 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू A2 अपॉन A2 कॉन्जुगेट, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू A1 कॉन्जुगेट अपॉन A2 कॉन्जुगेट, ऐसे बच्चों लिखा जा सकता है। अब यहां से यदि मैं दोनों लाइन के इक्वेशन को देखता हूं तो इसको याद रखना बहुत आसान हो गया। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू A1 कॉन्जुगेट अपॉन A2 कॉन्जुगेट। यदि आप कार्टेशियन फॉर्म में याद करें वहां भी तो ऐसे ही होता था, यदि दो लाइन ऐसे A1 X करके लिखी होती थी तो उसमें भी A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 ही होता था पैरेलल के लिए कंडीशन। तो यहां भी कंडीशन बिल्कुल सेम उसी के जैसा आया है। एक कंडीशन और निकाल लेता हूं भैया, परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर, यदि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हुई तो क्या रिलेशन होएगा, होना क्या है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा। लिख देता हूं एक बार, m1 m2 इज इक्वल टू -1 बच्चों होगा। m1 का वैल्यू ले लो, माइनस आयोटा a1 प्लस a1 कॉन्जुगेट अपॉन a1 माइनस a1 कॉन्जुगेट इनटू माइनस आयोटा दूसरे वाला स्लोप A2 प्लस A2 कॉन्जुगेट अपॉन A2 माइनस A2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1। देखो जी, ये माइनस आयोटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, उधर भी -1 लिखा है, कैंसल। तो कुल मिला के इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल आ गया है। अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनने वाला है भाई। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इस वाले को उस साइड ले जाओ, इस वाले को उस साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई कौन करेगा, बड़ा मुश्किल है ये। तो इसका और इसका प्रोडक्ट 1 आ चुका था, तो मैं इसको उस साइड ले जाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा ना, A1 प्लस A1 कॉन्जुगेट अपॉन A1 माइनस A1 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू A2 माइनस A2 कॉन्जुगेट अपॉन A2 प्लस A2 कॉन्जुगेट। अब बच्चों इसमें वापस से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज कर दो। क्या बनेगा देखो रे, इधर दोनों को ऐड करोगे 2A1 माइनस करोगे 2A1 कॉन्जुगेट, 2 तो कैंसिल ही होना है भाई। इधर जब दोनों को आप प्लस करोगे तो 2A2, और जब ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करोगे तो यहां माइनस का 2A2 कॉन्जुगेट आएगा, 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। सो A1 अपॉन A1 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू A2 अपॉन A2 कॉन्जुगेट। या इसको आप ऐसे इधर ले जाके ऐसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, A1 A2 कॉन्जुगेट प्लस A1 कॉन्जुगेट A2 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी बच्चों इसको आप लिख सकते हैं। ये आ गया है जी बच्चों अपना रिजल्ट। तो समझ में आगे भी लाइंस पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी तो उनके लिए क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। फिर से याद दिला दें, इनको याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, इनके बिना भी काम चल जाएगा। अब बच्चों फॉर्मूलों की बात करें तो फॉर्मूले तो जितने आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सीखे होंगे वो सारे फॉर्मूले आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेंथ तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला, इमेज वाला फॉर्मूला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला, जितने भी सीखे सबको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उतना सब करने की कोई खास जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि उनसे यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करके उसको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही सॉल्व कर लूंगा भाई। तो आइए आपको छोटे मोटे क्वेश्चन भाई देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं बच्चों। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देख रहे हैं भाई। लेट सेट A is equal to Z such that 1 plus 2 iota Z conjugate plus 1 minus 2 iota Z plus 2 is equal to 0। बच्चों इस इक्वेशन को यदि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो अब तक समझ चुके होंगे कि ये एक लाइन का इक्वेशन है। देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू जेड कॉन्जुगेट, मतलब ए जेड कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट जेड प्लस बी इक्वल्स टू 0 फॉर्म का ये है। तो ये एक लाइन का इक्वेशन है। एक दूसरा सेट बच्चों बी आपको गिवन है, जेड सच दैट 3 प्लस 2 आयोटा जेड कॉन्जुगेट प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू जेड
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये सेट बच्चों बी गिवन है। दो सेट्स गिवन है ए और बी, मतलब बेसिकली आपको दो स्ट्रेट लाइंस गिवन हैं। ऑप्शन है ये आपके आगे। देन पहला ऑप्शन एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, मतलब कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। भाई कॉमन एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? अरे दो स्ट्रेट लाइन है, उनके कॉमन का मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यदि हम कहते हैं उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दूसरी बात, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तीसरी बात, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एक कॉमन पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। और लास्ट ऑप्शन है जी बी इज सबसेट ऑफ ए। बच्चों तो क्या करना है जी, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन के बारे में हमें चर्चा करनी है। अब बच्चों लाइंस के इंटरसेक्शन निकालने के ना दो तरीके होते हैं। दो तरीके होते हैं। कैसे कैसे दो तरीके होते हैं? एक तरीका तो इन दोनों को आप डायरेक्टली सॉल्व करें, दोनों को डायरेक्टली सॉल्व करें और जेड का वैल्यू निकालें। उसके लिए सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं, जो हमारा जेड का कॉन्जुगेट का कोएफिशिएंट है उसको सेम बना लें। मतलब ऊपर वाले को 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, तो वहां से जेड का वैल्यू आ जाएगा बच्चों। एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका ये कहता है कि आप इन इक्वेशन को सिंपली कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और फिर ले जाके सॉल्व कर लो। दोनों तरीके से किया जा सकता है। भी देखिएगा, दोनों में आपको बताने की कोशिश करूंगा जी। पहले डायरेक्टली सॉल्व करने वाला तरीका आपको बता रहा हूं। 1 + 2 आयोटा z कॉन्जुगेट प्लस 1 - 2 आयोटा z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो 3 + 2 आयोटा से, और दूसरा है जी 3 + 2 आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस 3 - 2 आयोटा इंटू जेड प्लस 3 = 0। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 1 + 2 आयोटा से, ऐसे भी। तो ये और फिर इनको ना माइनस कर दो, तो ये तो सेम हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लूंगा। यहां क्या बचेगा? 1 - 2 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा, और यहाँ 3 - 2 आयोटा इंटू 1 + आयोटा। तो यदि मैं z कॉमन ले लूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, 3 + 2 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा माइनस 3 - 2 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। और बाकी ये कांस्टेंट में क्या बचने वाला है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 + 4i माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा -3 - 6i इज इक्वल टू 0 बच्चों। z इंटू, अब इसको देखो आप सॉल्व चाहो तो कर लो, चाहो तो ना करो, पूरे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे ही हम समझ सकते हैं। इसको आप देख लो पहले, इधर कितना बन गया? ये वैल्यू बन जाएगा, यदि मैं इसको उस साइड लेके जाऊंगा तो ये बचेगा 2 आयोटा -3, 2 आयोटा -3 शायद ऐसा बचेगा भी, है ना। या 4 आयोटा -6 आयोटा है तो -2 आयोटा बना, उधर जाके प्लस का हो गया। 6 - 3 ये आपका 3 है, तो उधर जाके -3 हो गया। अब बेसिकली आपको ये देखना है ये वाला जो वैल्यू है ये 0 है या नहीं है, ये जो अंदर लिखा है ये 0 है या नहीं है। अब यदि ये 0 नहीं है तो जेड के इंटू में कुछ आ गया और इक्वल टू में कुछ लिखा हुआ है तो जेड का वैल्यू आ जाएगा ना। अब ये बताओ क्या ये वैल्यू 0 है? 0 तो ये बिल्कुल नहीं है भैया, ये वाला वैल्यू 0 बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली इमेजिनरी तो है नहीं कि इससे इसका कॉन्जुगेट मतलब प्योरली रियल नहीं है कि इससे इसे कॉन्जुगेट को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 नहीं आना है। वैसे आप चाहें तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मल्टीप्लाई यदि मैं करता हूं तो 3 - 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 4 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मतलब -4 आयोटा स्क्वायर, उसका वैल्यू 4 होगा। इसको मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों 3 + 6 आयोटा -2 आयोटा, और ये +4 ही होगा। तो यहां देखो जी जेड के मल्टीप्लाई में कितना आ गया, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बच्चों ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां देखो बच रहा है -4 आयोटा और यहां भी -4 आयोटा, तो -8 आयोटा और इज इक्वल्स टू 2 आयोटा -3। तो यहां से जेड का कुछ वैल्यू आ गया है, जो भी आ गया यार,
2 आयोटा माइनस 3 अपॉन माइनस 8 आयोटा। ये जेड का वैल्यू आ गया है। कितना वैल्यू आया है? एक ही वैल्यू आया है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ए और बी में एक पॉइंट कॉमन होगा। ये पहला तरीका बच्चों हमने देखा। अब दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका क्या है? वो ये कहता है इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। दूसरा तरीका देखिए, तो जैसे हमारी जो पहले वाली लाइन है 1 + 2 आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट, इसमें आप जेड को x + आयोटा y पुट कर दो, तो ऐसा बन जाएगा 1 + 2 आयोटा इंटू x माइनस आयोटा y प्लस 1 - 2 आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y प्लस 2 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। यदि मैं इसमें रियल पार्ट की बात करता हूं तो x और एक यहां से x हो गया 2x, और एक इस आयोटा वाले को इससे करूंगा तो ये देखो 2 आयोटा और या माइनस आयोटा y, तो -2 आयोटा स्क्वायर y मतलब कि 2y प्लस का 2y, और यहां से भी आएगा प्लस का 2y, तो ये हो जाएगा 4y। और बच्चों और क्या बचेगा? जैसे यहां से 2 आयोटा x आएगा प्लस का, यहां से माइनस का 2 आयोटा x आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस आयोटा y यहां प्लस आयोटा y वो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 2 = 0। तो ये लाइन बन गई देखो x + 2y + 1 = 0। तो इस तरीके से हमने जो पहले वाला लाइन का इक्वेशन था उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे जो दूसरा लाइन का इक्वेशन है उसको भी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और फिर दोनों का आप सॉल्व कर लो। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल हैं या कॉन्सिडेंट हैं। तो दोनों लाइंस आएंगी वो इंटरसेक्टिंग आ जाएंगी। इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन होता है ना a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो इसलिए एक कॉमन पॉइंट होगा। तो दोनों तरीके आपको समझ में आगे जी सॉल्व करने के। ऐसे करके तो सारे ही सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं। आप जेड को x + आयोटा y लिख लो, सब आपका सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों हमने ये स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली है। इतनी ही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। वैसे चर्चा कितनी भी कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी कंडीशन आप, जैसा कि आपको पता है जो आपने स्ट्रेट लाइन में सीखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो सारा आप रिपीट यहां कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। अब बच्चों चलिए आगे चलते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नए टॉपिक का नाम है सर्कल्स। अब बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अब सर्कल्स की चर्चा बच्चों कर रहे हैं। सर्कल का इक्वेशन बच्चों लिखेंगे। भाई सर्कल का इक्वेशन में बहुत तरीके से लिखना सीखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही तरीके यहां भी लिखने वाले हैं। क्या आने वाला है बच्चों? इक्वेशन ऑफ सर्कल। बच्चों ये जितने भी इक्वेशन आपको बताई जा रही है इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इन्हीं इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल पहला पार्ट, सेंटर z0 एंड रेडियस r, सेंटर z0 एंड रेडियस r। उस सर्कल का इक्वेशन लिखना है बच्चों जिसका सेंटर z0 पे है और जिसका रेडियस r के इक्वल है। तो बच्चों मैं एक डायग्राम छोटा बना लेता हूं। यहां ये मैंने बनाया बच्चों सर्कल जिसका इक्वेशन मुझे लिखना है, और बच्चों इस सर्कल का जो सेंटर है रे वो z0 है, और बच्चों रे इसका जो रेडियस है वो r है। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इस सर्कल पे, सर्कल का मतलब सर्कमफेरेंस सही होता है, इस सर्कल पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट z आप ले लेंगे। इसका नाम O रख देता हूं, इसका नाम P रख देता हूं। तो मुझे पता है कि जो डिस्टेंस OP है वो रेडियस r के इक्वल है। OP डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये होगा मॉड ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल टू r। तो मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू r, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका रेडियस r है और सेंटर z0 पे है। बच्चों ये वाला इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस इक्वेशन से बनते हैं वो यही वाला है। आप बच्चों इस इक्वेशन के साथ दो बातें और समझ लेते हैं। भाई मॉड z माइनस z0 इक्वल टू r का मतलब ये सर्कल हुआ। सर्कल का मतलब ये होता है वो ये बाउंड्री ये बाउंड्री।
अब बच्चों यदि मैं कहीं ऐसा लिख देता हूं कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर, इसका मतलब अब ये जो पॉइंट जेड होगा हमारा इस सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो इस अंदर वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर represents इंटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल। अब इतनी समझदारी तो आपको है भी, यदि यहां इक्वल टू साइन नहीं लगा है तो इस बाउंड्री को नहीं लेना है, इक्वल टू साइन लगा है तो बाउंड्री को भी इंक्लूड करना है। ऐसे ही बच्चों मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज ग्रेटर देन आर रिप्रेजेंट्स एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर लिखा है तो सर्कल के अंदर वाला पार्ट होगा, और ग्रेटर देन आर लिखा है तो बाहर वाला पार्ट होगा, और इक्वल टू आर लिखा है तो उसकी बाउंड्री मतलब ये सर्कमफेरेंस इसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। आओ बच्चों आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बच्चों क्वेश्चन में बेसिकली ऐसी इक्वेशंस गिवन होती हैं, उनसे आपको पहचानना होता है कि ये सर्कल का इक्वेशन है, और फिर या तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है या तो इससे रिलेटेड कोई बहुत ही छोटी मोटी चीज पूछी जाती है। आइए देखते करते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों कुछ ऐसा है, पहले वाला जेईई मेन से पूछा हुआ है 2019 में, बड़ा ही सीधा सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं इस टाइप के। क्वेश्चन में कहा है बच्चों ऑल द पॉइंट्स इन द सेट, ऑल द पॉइंट्स इन द सेट गिवन है जी एस नाम का, एल्फा प्लस आयोटा अपॉन एल्फा माइनस आयोटा सच दैट एल्फा बिलोंग्स टू आर मीन्स रियल नंबर, लाई ऑन ए। सिंपली आपको इसका लोकस बताना है, लाई ऑन ए। ऑप्शन है जी सर्कल whose radius is √2, सर्कल whose radius is 1। सी ऑप्शन है बच्चों स्ट्रेट लाइन whose slope is 1, एंड लास्ट ऑप्शन स्ट्रेट लाइन whose slope is -1। ये है देखिएगा छोटा सा क्वेश्चन। तो ये बच्चों जो जिसका हमें लोकस निकालना है एल्फा प्लस आयोटा अपॉन एल्फा माइनस आयोटा, इसको मैं जेड लेट कर लेता हूं, जेड इज इक्वल टू एल्फा प्लस आयोटा अपॉन एल्फा माइनस आयोटा। अब बच्चों इसका आप मॉडुलस ले लीजिए, मॉड ऑफ जेड, तो हो जाएगा मॉड ऑफ एल्फा प्लस आयोटा अपॉन मॉड ऑफ एल्फा माइनस आयोटा। एल्फा प्लस आयोटा का मॉडुलस अंडर रूट एल्फा स्क्वायर प्लस 1 होगा, और नीचे वाले का भी एल्फा स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो ये वैल्यू तो 1 आ गया है, तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 आ गया है। तो मॉड जेड इक्वल टू 1, इसका मतलब तो क्या हुआ, ये तो एक सर्कल है बच्चों, ये एक सर्कल है। कौन सा सर्कल है, जिसका सेंटर 0,0 माने कि ओरिजिन पे है, और रेडियस 1 के इक्वल है। भाई याद करो ना सर्कल का इक्वेशन क्या था, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। अब यहां जेड में से कुछ भी माइनस किया हुआ नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन है, और इक्वल टू में आर की जगह 1 लिखा हुआ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका रेडियस 1 के इक्वल है बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है लेट पॉइंट ए Z1 B Z2 C Z3 and D Z4 B vertices of a square, satisfy mod of Z1 minus 1 equals to mod of Z2 minus 1 equals to mod of Z3 minus 1 equals to mod of Z4 minus 1. Then find Z1 plus Z2 plus Z3
प्लस Z4। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अरे क्या गिवन है क्वेश्चन में, कहा है कि Z1 Z2 Z3 Z4 स्क्वायर के वर्टिसेज हैं और मॉड ऑफ Z1 माइनस वन, मॉड ऑफ Z1 माइनस वन का मतलब Z1 का 1 से डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस वन, मतलब Z2 का 1 से डिस्टेंस, मतलब Z1 और Z2 और Z3 और Z4 चारों का 1 से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अब यदि मैं इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेता हूं, मान लो इक्वल टू मैंने R मान लिया, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस वन इक्वल टू R हो गया। इसका मतलब Z1 एक सर्कल पे लाई करता है जिसका सेंटर 1 है और रेडियस R है। ऐसे ही Z2 भी उसी सर्कल पे लाई करता है, Z3 Z4 भी उसी सर्कल पे लाई करते हैं। तो ये जो रिलेशन है बच्चों में ये बताना चाह रहा है कि Z1 Z2 Z3 Z4 एक सर्कल पे लाई करते हैं। और उसने साथ साथ क्या कहा है कि एक स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर पहले बनाता हूं। ये स्क्वायर है, ये बच्चों स्क्वायर है, तो ये हुआ अपना Z1, ये हुआ Z2 और ये हुआ Z3 और ये हुआ Z4। अब ये सब के सब एक सर्कल पे लाई करते हैं, सबके सब एक सर्कल पे लाई करते हैं और सर्कल का सेंटर 1 पे है। सर्कल का सेंटर 1 मतलब कि 1,0 पे है। अब आपसे पूछा गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 का वैल्यू क्या होगा। बच्चों ये जो हमारा स्क्वायर बना है इसका सेंटर कहां आ गया है, 1,0 पे आ गया है। और स्क्वायर का सेंटर कैसे निकला करता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, चारों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 4 से डिवाइड करते हैं तो ही तो सेंटर आता है। तो सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स बच्चों। तो सेंटर ऑफ स्क्वायर होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 अपॉन 4, और ये गिवन कितना है अपने को 1, ये गिवन है 1। तो यहां से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों 4। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 का वैल्यू 4 के इक्वल आ गया है। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, यहां से एक ये डायगोनल बनाते, ये ऐसे मैंने डायगोनल बना देता मैं यहां, तो ये वाला जो पॉइंट होता ये इन दोनों का मिड पॉइंट होता। तो यहां से Z2 प्लस Z4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 आ जाता। तो Z2 प्लस Z4 का वैल्यू 2 के इक्वल, ऐसे Z1 प्लस Z3 का वैल्यू भी 2 के इक्वल आ जाता। सबको ऐड कर देता तो 4 के इक्वल आ जाता बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इस सर्कल के इक्वेशन का यूज करके ही हम कुछ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही करा रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन में कहा गया है इफ Z is a complex number, Z is a complex number, Z is a complex number such that mod of Z is greater than or equals to 2, mod Z greater than equals to 2, then the minimum value of mod of Z plus 1 by 2, पहला ऑप्शन is equal to 5 upon 2, second option is strictly greater than 5 upon 2, C option lies in the interval 1 से 2, and D option is strictly greater than 3 by 2 but less than 5 by 2। ये है जी देखो
इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं भैया जेई में, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में चर्चा रहती है। तो सबसे पहले तो क्या करने का रे, ये जो मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है इसको पहचानो, ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने सीखा हुआ है ये तो एक सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होगा और रेडियस 2 होगा। सर्कल बना लो भाई, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। चलो एक्सिस भी बना देता हूं, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और उसका रेडियस 2 है। और जेड कहां है, इसके एक्सटीरियर पार्ट में, एक्सटीरियर पार्ट इधर 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 एक्सटीरियर पार्ट में है बच्चों जेड, या इस बाउंड्री पे भी हो सकता है, इक्वल टू साइन लगा है। आपसे पूछा गया है जेड प्लस 1/2 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। भाई जेड प्लस 1/2 का मतलब क्या होता है, जेड प्लस 1/2 का मतलब यह होता है कि जेड का -½ से डिस्टेंस, -½ का है भी, ये रहा -½ ये है बच्चों -½ तो जेड का इस -½ से डिस्टेंस आपको देखना है कितना होगा। भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है डिस्टेंस, तो ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। भाई जेड कहां लाई करता है, या तो इस बाउंड्री पे लाई करता है या तो इसके बाहर लाई करता है। तो जेड यहां भी तो हो सकता है, जेड यहां हो सकता है, तो जेड यहां हुआ, जेड यहां हुआ, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 3/2। अब जेड या तो यहां होगा या तो इससे बाहर होगा, यहां होगा या तो इससे बाहर होगा। तो बच्चों मिनिमम जो वैल्यू है इसका वो तो कितना आ गया है, 3/2। तो हमें ये पता चल चुका है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। भाई जेड इस सर्कल के बाहर लाई कहीं कर रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस ये होगा 3/2, बाकी सारे डिस्टेंस से बड़े ही होंगे। और आगे कहां तक जा सकता है डिस्टेंस, तो भाई जेड तो इसके बाहर लाई कर रहा है तो बहुत दूर तक भी जा सकता है, तो डिस्टेंस तो कितना भी बड़ा हो सकता है मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू तो 3/2 होगा और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो यदि मैं ऑप्शन को देख रहा हूं, पहला ऑप्शन तो बहुत ही गलत है जी, 5/2 के बराबर तो बिल्कुल नहीं है, 3/2 के बराबर है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2 ये भी गलत है, 5/2 से बड़ा ही नहीं, 5/2 से छोटा भी हो सकता है वैल्यू। तो लाइज इन द इंटरवल 1 से 2, मिनिमम वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करता है, 3/2 है तो 1 और 2 के तो बीच में लाई करता है, तो ये ऑप्शन सही है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2 बिल्कुल सही है लगभग, बट लेस देन 5/2 ये तो बहुत ही गलत है। 5/2 से छोटा थोड़ा ना हो सकता है, 5/2 से बड़ा भी हो सकता है बच्चों। आइए और करते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बड़े काम के हैं बच्चों, बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे जेईई मेंस में भी आते हैं और एडवांस में भी बच्चों पूछे जा सकते हैं आपसे। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है बच्चों आपको लेट z1 and z2 be 2, z1 and z2 be 2 complex numbers, be 2 complex numbers satisfying mod of z1 is equal to 9 and mod of z2 -3 - 4 iota is equal to 4, then the minimum value of mod of z1 minus z2 is। ये देखो जी क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जेईई में। तो z1 का मोड 9 के इक्वल है बच्चों, जैसे ही कहता है z1 का मोड 9 के इक्वल है, इससे पता है क्या पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि जो z1 है एक सर्कल पे लाई करता है, जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है और उसका रेडियस 9 के इक्वल है। तो z1 एक सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस 9 है। z2 -3 - 4 आयोटा इक्वल्स टू 4, इससे क्या पता चल रहा है भाई, इसको यदि मैं दोबारा से लिखूं तो ये ऐसा लिखा है कुछ, z2
3 + 4 आयोटा मोड इज इक्वल टू 4। मतलब कि ये एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर 3,4 पे है और रेडियस 4 के इक्वल है। तो एक बच्चों पॉइंट एक सर्कल पे, दूसरा इस वाले सर्कल पे है, उनके बीच का आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना है। मोड ऑफ Z1 - Z2 मतलब उनके बीच का डिस्टेंस। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई। तो पहले तो मैंने एक सर्कल बना लिया भाई, ये वाला, ये बड़ा सर्कल है। पहले वाला जो सर्कल है वो बड़ा है, उसका रेडियस 9 है और उसका सेंटर ना ओरिजिन पे है। देखो ये बन गया जी एक सर्कल, सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 9 है। दूसरा सर्कल देखिए, सेंटर 3,4 पे है और रेडियस 4 है। सेंटर 3,4, ये 3,4 यहां बना लो भैया, 3,4, ये वाला 3 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा। उसका रेडियस 4 है बच्चों, रेडियस 4 है और ये सेंटर 3,4 है। इसका मतलब कि वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, एक्स एक्सिस को टच करके बच्चों वो जाएगा। तो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ बना दो भाई, कोशिश कर रहा हूं बन जाए अच्छा सा। ऐसा ऐसा कुछ बन गया, सुंदर तो नहीं बना लेकिन कुछ तो बन ही गया। देखो सेंटर कितना गंदा लग रहा है, कहां पहुंच गया सेंटर। ठीक है, ये है कुल मिला के कहानी। ये अपना पॉइंट क्या है, ये 3,4 है बच्चों, समझ लेना बस थोड़ा थोड़ा भाई। तो ये कहानी है भाई, ये एक सर्कल है जो जिसका सेंटर 3,4 पे है और इसका रेडियस 4 है। और बच्चों डायग्राम थोड़ा ज्यादा ही गंदा बन गया, दोबारा बना लेता हूं एक बार दोबारा। ये दूसरे वाला सर्कल ना दोबारा बना लेता हूं, ये ज्यादा ही खराब बना है। पहले मैं इसी को बना लेता हूं। ये एक सर्कल है एक्चुअली में, वैसे तो उस गंदे से डायग्राम से भी हो जाता क्योंकि ज्योमेट्री तो हमें यूज करनी नहीं है, फिर भी भाई ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है अपना 3,4 पे और इसका रेडियस 4 है। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस 4 है, तो इसका मतलब यहां कौन होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा। वो बहुत ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो देखते ही पता चल रहा है उसको तो हम लिख ही सकते हैं एकदम से। अब एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और उसका रेडियस 9 है। तो ओरिजिन यहां कहीं को था भी, तो सेंटर ओरिजिन वाला सर्कल है। तो देखो मुश्किल ही बनाना, लेकिन कुछ भी मैं बना देता हूं ऐसा भाई, ऐसा ऐसा कुछ सर्कल बच्चों बन गया है। ठीक है भाई, इसका सेंटर यहां ओरिजिन पे है बच्चों, ये रहा ओरिजिन। अब आपको देखिए क्या कहा गया है, एक पॉइंट आपको इस छोटे वाले सर्कल पे लेना है, एक पॉइंट आपको बड़े वाले सर्कल पे लेना है और उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। डायग्राम से देख के बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि यदि मैं एक लाइन ऐसे बनाता हूं दोनों को सेंटर को ज्वाइन करने वाली, तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वाला, ये डिस्टेंस आपका मिनिमम होगा। एक पॉइंट यहां ले लूंगा मैं, एक पॉइंट यहां ले लूंगा, Z1 को यहां ले लूं और Z2 को यहां ले लूं, तो ये डिस्टेंस मिनिमम आएगा। बाकी कहीं भी लेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा ही आएगा। अब बच्चों देखिएगा, इसका नाम O रख लेता हूं, इसका नाम A रख लेता हूं, इसका नाम B रख लेता हूं, इसका नाम C रख लेता हूं। तो इस डायग्राम में हमें AB निकालना है। कुछ चीजें हमें पता है वो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। क्या 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 हमें पता है भाई, हमें पता है कि जो OB डिस्टेंस है वो 9 के इक्वल है। भाई OB बड़े वाले सर्कल का रेडियस ही तो है। मुझे तो ये भी पता है कि जो AC है, AC वो 4 के इक्वल है, AC 4 के इक्वल है। अरे AC क्या है ना, क्या कहते हैं इसको, हाँ रेडियस है, रेडियस छोटे वाले सर्कल का वो 4 के इक्वल है। तो मुझे AC पता है और मुझे BO भी पता है। क्या CO भी पता है, बिल्कुल पता है जी, CO मैं निकाल सकता हूं डिस्टेंस फॉर्मूले से और वो आ जाएगा 5, ओरिजिन और 3,4 के बीच का डिस्टेंस। तो OC आ गया 5, AC है हमारे पास कितना भाई, AC है 4। तो बच्चों देखिएगा OA कितना आ गया, OA ये अपना 5, ये अपना 4। अरे ये क्या, OA तो 9 आ गया, देखा ही नहीं हमने, सोचा ही नहीं। OA कितना आ गया 9 और OB कितना है 9। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। हमें पहले से नहीं समझ में आया था, तो अब पता चल गया ये दूसरे एक दोनों को टच करते हैं। जब ये एक दूसरे को टच ही कर रहे होंगे तो मिनिमम वैल्यू तो कितना आएगा, 0 आएगा।
सो मिनिमम वैल्यू आ गया है 0। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड z1 माइनस z2 0 के इक्वल होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया है इफ z is any complex number, z is any complex number satisfying mod of z minus 3 minus 2 iota less than or equals to 2, then the minimum value of mod of 2z minus 6 plus 5 iota h। ये देखो जी लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। तो इसमें देखिए क्या है कहानी। पहले तो जो ये वाला इक्वेशन गिवन है इसको आपको पहचानना है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो मेन काम यही है, इसको पहचानना ये क्या है, उसके बाद तो सवाल अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो ये देखो मॉड ऑफ जेड माइनस समथिंग लेस देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ये एक सर्कल का इंटीरियर पार्ट है। इसको यदि मैं अच्छे से लिखूं तो जेड माइनस 3 प्लस 2 आयोटा इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो एक सर्कल का अंदर वाला पार्ट है जिसका सेंटर 3,2 पे है और रेडियस 2 के इक्वल है। तो चलिए इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। एक सर्कल बनाना है बच्चों, एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 3,2 पे है और उसका रेडियस 2 के इक्वल है। बच्चों इसका रेडियस 2 है, सेंटर 3,2 है, इसका मतलब कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। ये सिचुएशन बच्चों है कुछ। अब देखिएगा मुझे निकालना क्या है। याद रखो जेड कहां, इसके अंदर है या बाउंड्री पे है, बाहर नहीं जा सकता। मुझे निकालना है ये मोड ऑफ 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा। यहां से आप ऐसा करिए ना, 2 कॉमन ले लीजिए। यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये बन रहा है z माइनस 3 माइनस 5/2 आयोटा। तो ये देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये z का 3 माइनस 5/2 से डिस्टेंस बता रहा है। तो 3 माइनस 5/2 इसमें देखो जी 3 एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब कि इसी लाइन पे चलेगा, नीचे चलेगा, नीचे चलेगा, ये गया। ये है 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2। इसका आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू। भाई जेड कहां है, इस सर्कल के अंदर है या सर्कमफेरेंस पे है, और ये पॉइंट से उसका मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, यही वाला जो डिस्टेंस है ना, यही तो मिनिमम डिस्टेंस है। बाकी और कहीं से डिस्टेंस लोगे तो ज्यादा ही आएगा, और ये वाला वैल्यू कितना है, 5/2 के इक्वल है। तो हमें यहां से ये पता चल गया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 3 माइनस 5/2 आयोटा इज इक्वल टू 5/2। तो इसलिए आंसर क्या हो गया जी, मिनिमम वैल्यू तो किसका निकालना था, 2 इंटू समथिंग का, तो आंसर आ गया 2 इंटू 5/2 मतलब कि 5। तो आंसर बच्चों आ गया है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे। बच्चों ये जो क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं ये जेईई एडवांस में पूछा गया 2019 में। क्वेश्चन सिंपल सा ही है। क्वेश्चन में कहा है जी लेट S be the set of all complex numbers z satisfying mod of z minus 2 plus iota greater than or equals to √5 if the complex number z0 is such that 1 upon mod of z0 minus 1 is maximum of the set
1 upon mod of z minus 1 such that z belongs to S, then the principal argument of 4 minus z naught conjugate upon z naught minus z naught conjugate प्लस 2 आयोटा एच। ऑप्शन भी है ये आपके पास, ऑप्शन है पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2। ये बच्चों ऑप्शन है। तो बच्चों क्वेश्चन लिखा बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, लेकिन सिंपल इसका मतलब क्या है कि पहले तो रिलेशन ये देखिए, मॉड ऑफ जेड माइनस 2 प्लस आयोटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5। इसका मतलब ये है कि जो जेड है एक सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट है, और सर्कल कौन सा है, जिसका रेडियस √5 है और सेंटर 2,-1 पे है बच्चों। तो यदि मैं इस सर्कल को ही एक बार बना लेता हूं, पहले एक बार वापस से मैंने इसको जेड माइनस 2 माइनस आयोटा, ऐसे तो लिखा नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5। तो ये सर्कल मैंने बच्चों यहां ऐसे बना लिया। इस सर्कल का सेंटर 2,-1 पे है, 2,-1 पे है, और इसका रेडियस √5 है। भाई 2,-1 है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में है। ये बच्चों 4th क्वाड्रेंट में है, और यदि मैं इसका ओरिजिन से डिस्टेंस देख रहा हूं तो वो √5 ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा सर्कल है वो ओरिजिन से पास करता है। कहीं को मैंने ऐसे यहां ओरिजिन बना लिया, सर्कल ओरिजिन से पास करता है। आगे क्या कहा गया है, 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड नॉट माइनस 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू है। भाई आप देखो 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस 1 मैक्सिमम कब होगा, जब मॉड ऑफ जेड माइनस 1 मिनिमम होगा। सो 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इज मैक्सिमम व्हेन मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इज मिनिमम। तो वास्तव में मॉड ऑफ जेड माइनस 1 को आपको मिनिमम करना है। भाई मॉड ऑफ जेड माइनस 1 क्या बताता है, जेड का 1 से डिस्टेंस, जेड का 1 से डिस्टेंस। तो 1 पता नहीं कहां है, 1 को आप देख लीजिए, 1 यहां के जो हमारा रियल एक्सिस होगा उस पर लाई करेगा, और उसका इस सर्कल के बाहर वाले पार्ट से मिनिमम डिस्टेंस आपको बताना है। तो बच्चों मैं एक्स एक्सिस यहां बना लेता हूं थोड़ा सा, ये एक्स एक्सिस बच्चों बना लिया है। जैसे यहां देखो इस पॉइंट पे x का वैल्यू 2 है, तो यहां मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं, ये वाला पॉइंट है बच्चों 1,0। ये पॉइंट है 1,0, समझ जाओगे, इजी सी बात है। ये पॉइंट है आपका 1,0 बच्चों। अब इस पॉइंट का जेड से आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना। अब जेड है कहां, जेड इस सर्कल या इसके बाहर लाई करता है। तो उसके लिए आप जेड को क्या करो, इस सेंटर से ज्वाइन कर दो, मतलब इसको 1 को इस सेंटर से ज्वाइन कर दो। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, जो देखने में बहुत छोटा लग रहा है, ये वाला डिस्टेंस ही मिनिमम डिस्टेंस बच्चों होगा। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर सकता हूं डायग्राम को आपके लिए, कि यहां मैं डायग्राम दोबारा से बनाता हूं एक बार आपके लिए, कि मुझे इस 1,0 को ज्यादा क्लियरली दिखाना है। तो यहां मैंने एक्स एक्सिस को ऐसे बना दिया, यहां 1,0 है भाई, ठीक है ना, और ये सेंटर यहां, वही डायग्राम है, बाकी बस थोड़ा क्लियरली आपको थोड़ा दिखा रहा हूं। तो जो जेड है वो इसके बाहर कहीं लाई कर रहा है, ये 1,0 है, तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये सेंटर अपना 2,-1, ये पॉइंट 1,0। तो ये वाला जो पॉइंट है वास्तव में ये वाला पॉइंट ही Z0 होगा। ये समझ में आया, यही वाला पॉइंट Z0 क्यों है, अरे यही तो पॉइंट है जो इसके सबसे ज्यादा नजदीक होगा। तो ये पॉइंट है बच्चों Z0। बस आपको ये पॉइंट अब देख लेना है, ये पॉइंट कौन सा है। आप चाहें तो ये पॉइंट एग्जैक्टली फाइंड भी कर सकते हैं क्या होगा, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। देखो ये यहां ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। अब यदि मैं Z0 को कुछ x प्लस आयोटा y कहता हूं, तो ये देखो ये Z0 के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y होंगे। अब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पहली बात तो x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। बात नंबर 2, जो x का वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा, x का वैल्यू 1 से छोटा होगा।
तो यहां जो x का वैल्यू है वो 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा और y का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। मैं ये पता चल गया है। अब बच्चों मुझे जो निकालना है ना वो निकाल लेता हूं, फिर देखूंगा मुझे x और y की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत पड़ेगी तो शायद निकाल भी लूंगा, नहीं पड़ेगी तो क्यों निकालूंगा भाई। तो अब हम निकाल रहे हैं 4 माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट अपॉन जेड नॉट कॉन्जुगेट प्लस 2 आयोटा। 4 माइनस, भाई ये यहां से माइनस यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये जेड नॉट प्लस जेड नॉट कॉन्जुगेट बन रहा है, वो तो 2x के बराबर होगा, तो 4 माइनस 2x अपॉन जेड नॉट माइनस जेड नॉट का कॉन्जुगेट, ये तो 2 आयोटा y हो गया, 2 आयोटा y प्लस 2 आयोटा, ये बच्चों बन गया है। अब ये वाला वैल्यू देखो भाई, इसमें एक तो 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो, एक तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो और नीचे एक आयोटा कॉमन आएगा, उस आयोटा को ऊपर पहुंचा दो। आयोटा को ऊपर पहुंचाएंगे तो ये माइनस का आयोटा बन जाएगा। ऊपर से हमने 2 लोग कैंसिल किया तो ऊपर 2 माइनस x हो गया, नीचे से 2 आयोटा कॉमन लिया तो ये y प्लस 1 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 2 माइनस x पॉजिटिव रियल नंबर होगा क्योंकि x का वैल्यू 1 से छोटा है, y प्लस 1 पॉजिटिव रियल नंबर होगा क्योंकि y पॉजिटिव है, तो ये पूरा तो पॉजिटिव रियल नंबर हो गया है। एक माइनस साइन बाहर है तो ये कुछ ऐसा बन रहा है माइनस आयोटा इंटू के, जहां के एक पॉजिटिव रियल नंबर है। इसका मतलब ये सब तो कहां लाई कर रहा है, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है और नेगेटिव साइड में लाई कर रहा है। तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा बच्चों, इसका आर्गुमेंट होगा माइनस का π/2। हमने सीखा हुआ है कोई भी आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जिसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो तो आर्गुमेंट माइनस π/2 के इक्वल होगा। तो आंसर बच्चों है माइनस π/2। आओ बच्चों एक और छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा गया है इफ z1 is the complex number, z1 is the complex number corresponding to the point on mod of z minus 3 minus 4 iota is equal to 5, which is farthest from the origin, then find real part of z1। तो z1 कौन सा पॉइंट है भाई जो इस कर्व पे लाई करता है और ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। भाई सबसे पहले तो ये पहचानो रे ये कौन है भाई, ये तो मुझे एक सर्कल लग रहा है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 3,4 पे है और रेडियस 5 है। सेंटर 3,4 पे और रेडियस 5 है। डायग्राम बना लेता हूं जी। सेंटर 3,4 पे है और रेडियस 5 है, ये हो गया भैया 3,4 और रेडियस है बच्चों 5, रेडियस 5 है, माने ये वाला डिस्टेंस 5 है। तो यहां कहीं को हमारा x एक्सिस जाएगा, ऐसे कहीं को y एक्सिस जाएगा। अब यदि मैं देख रहा हूं 3,4 का ओरिजिन से डिस्टेंस देख रहा हूं तो 5 ही आ रहा है, इसका मतलब कि जो सर्कल है ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ऐसे बना लो भैया जी। ये बच्चों मैंने डायग्राम तैयार कर लिया है, ये अपना x एक्सिस और ये अपना y एक्सिस। सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है क्योंकि जो इसका सेंटर का ओरिजिन से डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है। अब बच्चों क्या कहा गया, z1 वो पॉइंट है जो ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर है। कैसे निकालते हैं सबसे ज्यादा दूर वाला, ओरिजिन से सेंटर को ज्वाइन कर दो, सीधे सीधे आगे चले जाओ। ये वाला जो पॉइंट है बच्चों यही होगा ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट, मतलब कि z1। तो ये बच्चों z1 है। बस सिंपली आपको z1 का रियल पार्ट निकालना है। z1 तो मैं बहुत ही ज्यादा आराम से निकाल सकता हूं, बहुत ज्यादा आराम से निकाल सकता हूं। कैसे, अरे ये डायमीटर बन गया ना, डायमीटर,
और डायमीटर का मिड पॉइंट कहां होता है? सेंटर पे होता है। तो इसलिए मुझे पता चल गया है 3,4 इज मिड पॉइंट। 3,4 इज मिड पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड Z1। ओरिजिन एंड Z1। therefore 0 plus Z1 upon 2 equals to 3 plus 4 आयोटा। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर दिया भाई। तो यहां से रे Z1 का वैल्यू 6 plus 8 आयोटा आ गया है। सो रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 6 बच्चों आ गया। यही अपना आंसर है। तो बच्चों आज हमने सर्कल के बारे में काफी कुछ सीखा है। अब काफी सारे ज्योमेट्री आप सीख चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट जो है ज्योमेट्री का वो सर्कल वाला ही है। और सर्कल में भी जो हमने आज सीखा है वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं बच्चों। इसके आगे सर्कल के इक्वेशन के कुछ फॉर्म्स और हैं, उन्हें हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद फिर हम इलिप्स और हाइपरबोला भी थोड़ा थोड़ा बच्चों सीखने वाले हैं। तो बच्चों मेहनत से पढ़ते जाइएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में।